अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं इस वक्त एपटेक लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आईटी रिलेटेड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आज आईटी की भी बात होगी, लेकिन उससे ज़्यादा आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान पाकिस्तान में चाहे किसी जगह भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो उसका क्या रूट मैप होना चाहिए, उन्हें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने चाहिए, कैसे जो है आप क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, क्या फ़ॉरेन एजुकेशन पाकिस्तान में भी आप हासिल कर सकते हैं और ज़रूरत क्या है, मतलब क्या क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है, तो अगर कुछ लोग जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन बाहर हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास अलमिया ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस मेयार की नहीं है। हम दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 100, टॉप 200, 300 में कहीं नहीं आते। तो अगर हमारा बच्चा जितना टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा उतना उसको अचीवमेंट मिलेगी, उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और वो दुनिया में उतना सक्सेस होगा। तो अपनी इस सबसे बड़ी प्रोडक्ट नौजवानों को, ह्यूमन रिसोर्स को हमने बहुत ही काबिल बनाना है और काबिल एजुकेशन देनी है। तो उस फ़ॉरेन एजुकेशन पे आज बात करेंगे। इसीलिए आज हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त कंसल्टेंट मौजूद हैं, नवेद एजाज साहब, जो कि डायरेक्टर हैं मिनर्वा एजुकेशन ग्रुप के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं और अभी चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आए थे, तो हमने इसका फ़ायदा उठाया और आपको यहाँ पे हमने बुलाया। और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल यूसुफ शेख साहब, जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं एपटेक लर्निंग के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नवेद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मकसद ये जो बात की जाती है ना कि यार क्योंकि हमारे पास टॉप यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में नहीं है और बड़ा अलमिया होनी चाहिए थी, कोशिश की जा रही है, लेकिन हम फिर भी उस मेयार पे नहीं पहुंच पा रहे। और हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, ये अंदाज़ा यहाँ पे रहते हुए अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि टॉप यूनिवर्सिटी होती क्या है। इवन ये यूएस या यूके के अगर स्कूल भी देख लें तो शायद हैरान हो जाएं कि जनाब ऐसे स्कूल भी हो सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ का तो खैर बात ही कुछ और है जनाब। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए हमारे नौजवानों को, क्यों ज़रूरी है? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम रिज़वान, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। एक जो मिथ फ़ॉरेन एजुकेशन के बारे में है वो ये है कि वहाँ वही लोग जा सकते हैं जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लूँ कि जितनी भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उनके लिए उनके पास फ़ंडिंग या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, हम रिसर्च नहीं करते, हम उन मौक़ों को नहीं देखते। अगर मैं आपको यूएस की बात करूँ तो यूएस में इस वक्त 4500 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप उनमें आईवी लीग्स की बात करें, आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, प्रिंसटन की बात करें, वहाँ हर साल बच्चे जाते हैं जो कि पूरी फंडिंग पे जाते हैं। उनको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं पे करना पड़ता, उनको मंथली स्टाइपेंड भी मिलते हैं, और पाकिस्तानी बच्चे भी जाते हैं। नहीं, लेकिन इसमें सर बात ये है ना कि जो अब हम कहते हैं ना कि या तो आपके पास पैसा हो बाहर जाने के लिए, या फिर बच्चा काबिल हो। जी जी। अगर एवरेज बच्चा है तो उसे भी स्कॉलरशिप मिल सकती है? जी देखें, अगर एवरेज बच्चा है तो उसके लिए यूरोप में अपॉर्चुनिटीज़ है। फॉर एग्जांपल, यूरोप में ट्यूशन फ़ी इतनी हाई नहीं होती, वहाँ पे आपकी फ़ी वेरी करती है 1000 यूरो से लेकर 12,000 यूरोज़ तक। अब 1000 यूरो तकरीबन। तो एवरेज बच्चा और क्वालिटी बच्चा, इसमें फ़र्क क्या होगी? इसमें क्या कैसे कंपैरिजन हम करेंगे? देखिए, आई मीन ये क्वेश्चन हमारे एजुकेशन सिस्टम पे चला जाएगा। कई दफ़ा हमारा एवरेज बच्चा जो होता है इस सिस्टम के अंदर पढ़ते हुए वो यूएस में जाके टॉप भी कर लेता है, क्योंकि हमारा सिस्टम में रोट लर्निंग है, हमें रट्टा मारना पड़ता है पास होने के लिए। अगर हम ग्रेड 10 की बात करें, एफएससी की बात करें, तो वो एक इशू है। अब यूएस में ये बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या एक बच्चा जो रोट लर्निंग के ज़रिए आता है वो उतना ही काबिल होता है वो बच्चा जो कि एक्चुअल में चीज़ों को समझता है। तो इसीलिए उनके सिस्टम क्योंकि अप्लाइड नॉलेज पे बेस्ड हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर इकबाल साहब बैठे हैं, इनको तैरना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, और मैं इनको एक किताब दे दूं कि जिस पे सब तरीके लिखे हों कि स्विम कैसे करना है, उसके बाद इकबाल साहब पानी में छलांग लगा दें, तो क्या इनको ये तैर लेंगे? नहीं। तो नॉलेज इन इटसेल्फ आपको वो एबिलिटी नहीं देता कि आप उसको अप्लाई करें। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो इस वक्त ये है कि हमारे यहाँ अप्लाइड नॉलेज नहीं है। तो अब यहाँ पे आकर ये फिर सवाल उठ जाता है
कि फिर जब बच्चा क्लास 8 क्रॉस करता है, पिछले दिनों हमने इस पर एक प्रोग्राम भी किया कि हमारे पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि किस बोर्ड से अपने बच्चे को पास करवाएं। जी जी। तो आपका इस पे क्या जवाब होगा कि फिर कहाँ एडमिशन करवाएं कि जहाँ पे उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो और वो डिग्री भी एक्सेप्टेबल हो? देखिए, मैं आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ क्या प्रेफर करती हैं। अगर हम फॉरेन बोर्ड्स की बात करें तो आजकल के दौर में आईबी का बच्चा जो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट प्रोग्राम करता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद ओ लेवल और ए लेवल बच्चे को दिया जाता है। पाकिस्तान बोर्ड्स की बात करें तो हम लोग बीइंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आई यूज़ टू वर्क फॉर देम, तो हम उन बच्चों को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन हम खाली उनके ग्रेड्स नहीं देख रहे होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बच्चे ने ग्रेड्स की बियॉन्ड क्या किया, क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान से ही बच्चे आते हैं जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकते हैं और उन्होंने सेल्फ टॉट की होती हैं अपने आप को। बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, बच्चों ने जैसे डिबेटिंग में हैं, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर में हैं। तो बाहर की यूनिवर्सिटी स्पेशली फंडिंग के दौरान ये भी चीज़ें देखती हैं। तो कई दफ़ा आपका बच्चा एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो इन अकॉम्प्लिशमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग। एकेडमी को तो आप ग्रेड से ही जज करेंगे ना। जी जी। और तो कोई तरीका नहीं है जी कि अगर लोकल बोर्ड से भी किसी ने पास किया तो उसका ग्रेड, उसके नंबर्स या उससे ज़्यादा ये हो सकता है कि सब्जेक्ट्स के नंबर देख लेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर्स हैं, ऐसे ही देखा जा सकता है। जी जी, ऐसे ही होता है। लेकिन देखें, मैं वहीं वापस जाऊंगा कि एग्ज़ाम इज़ अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। तो आप क्या करते हो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहे होते हो। तो एक बच्चा जो क्या पता बहुत लायक हो लेकिन उसकी मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे को जस्टिफाई कर रहा है उसके ग्रेड्स को, या ग्रेड इन इटसेल्फ जस्टिफाई करता है कि बच्चा कितना एबल है? सर, मैं ऐसे बहुत सारे नौजवानों को जानता हूँ कि जिन्होंने यूएस की या यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा है पाकिस्तान जी जी से, और स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। जी जी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूँ कि जो टर्की गए, पहले एक सेमेस्टर वहाँ किया, वहाँ इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, वहाँ से वो यल चले गए जी जी। या कहीं और किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी में चले गए। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा पहला सवाल था आपसे वो अभी भी कायम है अपनी जगह पे कि ये टॉप यूनिवर्सिटी का ख्वाब जो है, ये इस ख्वाब को देखना चाहिए और ये कैसे हकीकत बन सकता है? देखिए, इस ख्वाब को क्यों नहीं देखना चाहिए। मैं खुद एक कहूटा जैसे एक स्मॉल जगह से हूँ, उसकी 35,000 पॉपुलेशन है और मैं वहीं 90 कंट्रीज़ मैनेज करता था और 70 कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ। तो इससे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल नहीं मिलती जब मैं प्राइमरी में फ़र्श पे बैठता था। लाइक माय स्कूल वाज अ प्राइमरी स्कूल वेयर आई यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर। तो आप इंफॉर्मेशन इटसेल्फ जो है वो बहुत की है। तो आजकल के दौर में इंटरनेट सारे बच्चों के पास है। आप इंटरनेट पे जाएँ, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, आप रिसर्च करें और उसके हिसाब से अपने आप को रेडी करें। अब ऐसा नहीं हो सकता। क्या बेनिफिट क्या है टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का? बेनिफिट क्या है? लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बेनिफिट ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप और मैं कभी ब्लूटूथ यूज़ करते होंगे, वो स्वीडन की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया था। आप इसी तरह मतलब मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ जहाँ पे उनके बच्चों ने वर्ल्ड फास्टेस्ट कार डिज़ाइन की है। तो वहाँ पे वो रिसर्च लैब और फैसिलिटीज़ और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग होती है जो अगर हमारे बच्चों को वो मौके मिलें तो इससे और ज़्यादा वो कर सकते हैं। और यहाँ पे वो मेयार नहीं मिल पा रहा यहाँ के बच्चों को। देखें, अभी तो HEC के साथ मैं भी बड़ा क्लोजली मीट कर रहा हूँ। डॉक्टर ज़ियाल क़य्यूम हैं जो करंट ED हैं, डॉक्टर मुख्तार हैं। तो HEC तो अभी बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम लोग हम ऑलरेडी कुछ चीज़ों की डिस्कशन में हैं जहां हम ये कोशिश करें कि कैसे पाकिस्तानी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सके। आबादी बहुत बड़ी है ना सर, इतनी बड़ी तादाद में बच्चा, लाखों की तादाद में जब यूनिवर्सिटी की तरफ आता है, जी जी, तो हमारे पास गिनती की 2-4 बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, उसमें कितने बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा? देखें, अभी करंटली 2024 मई में HEC ने ट्रांसनेशनल एजुकेशन उसकी पॉलिसी बनाई है। डॉक्टर ज़िया उसमें बड़ा एक्टिव रोल रहा है उनका, और उसका विज़न यही है कि हम पाकिस्तान में फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कैसे लाएं जो यहाँ आके वो प्रोग्राम्स उसी लेवल के डिलीवर कर सकें जो वो UK या अमेरिका में या कनाडा में डिलीवर करते हैं। तो आपको मतलब विद इन अ ईयर और सो आपको काफ़ी तब्दीलियाँ। अच्छा, फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, और माजी में हमें याद है कि बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर कह लें या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शायद नाम की थी दुनिया में, जो यहाँ पे छोटे छोटे बेंगलोर में खुल गई थी, और वो MBA BBA करवा रही थी और लोगों ने वहाँ बड़ी मेहनत से पढ़ा भी, लेकिन वो डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई। उस वक्त UGC होता था, फिर HEC हुआ, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन नौजवानों के टाइम ज़ाया हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ये देखना होगा कि पाकिस्तान में रहते हुए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर कि यहाँ पे आप किस फॉरेन डिग्री यहाँ पे रहते हुए हासिल करें। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पर भी आप फॉरेन डिग्री ले सकते हैं यहाँ रहते हुए?
जी, जी, आप यहाँ पे फ़ॉरेन डिग्री ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन सबको है वो यही है कि आप एचईसी की वेबसाइट पे जाएँ। आप ये देखें जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, क्या एचईसी उसकी अप्रूवल दे रहा है या नहीं दे रहा। हुँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शायद अभी भी काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हो रहे हैं जिसको एचईसी की बैकिंग नहीं है। तो कल आप उन प्रॉब्लम से बचें कि जब आपकी डिग्री एचईसी ये टेस्ट नहीं करेगा और आपको फिर प्रॉब्लम्स होंगी। और फिर दूसरा आप फर्दर नहीं पढ़ सकेंगे, आगे जी, जी। क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल कर सकेंगे। जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज का, क्योंकि ये ज़िंदगी बनाने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी मीडिया में इस तरह के मौज़ूआत पे कम बात होती है। लेकिन हम अपने शो में, हमारा पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है और इसके जो बच्चे हैं उनके लिए इस तरह के सब्जेक्ट अक्सर लाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बन सके। और अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे दुनिया की, तो आप आपके अपने लिए, आपके ख़ानदान के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान का भी आप नाम रोशन करेंगे। और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन-कौन से रास्ते हैं जिनसे आपका मुस्तकबिल संवर सकता है? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें एपटेक लर्निंग में, और हमारे साथ नवेद एजाज साहब मौजूद हैं और इसके अलावा इकबाल यूसुफ शेख साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, अब आपसे हम आगाज़ करते हैं इस सेशन के अंदर। क्या एपटेक भी ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जनाब यहाँ आप एजुकेशन हासिल करें और उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं? जी, एपटेक के क्वालिफ़िकेशन के बाद भी वी हैव ऑप्शंस। हमारे साथ डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चा जो बाहर ट्रैवल करके जा सकता है। लाइक हमारे साथ बोल्टन यूनिवर्सिटी है, हमारे साथ मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी दुबई है, मिडिलसेक्स वो यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ेगा क्या आगे जाके? वो बैचलर प्रोग्राम, अब देखें एपटेक का प्रोग्राम जो है वो हम सबको पता है कि 3 इयर्स का हम एडवांस डिप्लोमा एंड हायर डिप्लोमा देते हैं, एडवांस डिप्लोमा। तो एडवांस दिस इज इक्विवेलेंट टू द बैचलर्स? नो, एडवांस डिप्लोमा एक स्टैंड अलोन क्वालिफ़िकेशन है, इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है एपटेक की। और उसके बाद जो है आपको दुनिया की डिफरेंट जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी हो गई, बोल्टन यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी लिंकन यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, मुल्कों के नाम ले सर। मुल्कों के मैं मलेशिया कह देता हूँ, मैं दुबई कह देता ठीक है। हूँ, मलेशिया, दुबई, यूके, ठीक है, और डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर। तो बच्चे फिर वहाँ जाते हैं और इसके ऊपर टॉप अप डिग्री लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉप अप डिग्री। तो उसमें ये होता है कि इनका ये जो यहाँ के 3 साल के प्रोग्राम होता है वो वहाँ पे उसको क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद बच्चे को 1 साल या 1.5 साल। और स्पेशलाइज कोई एरिया है कि उसके अंदर डिग्री मिलती है? जी, कंप्यूटर साइंस में उनको कंप्यूटिंग की डिफरेंट, हर यूनिवर्सिटी जो है ना अपनी डिफरेंट ऑफरिंग करती है, ठीक है। कहीं पे कंप्यूटर साइंस हो रहा होता है, कहीं पे साइबर सिक्योरिटी है, कहीं पे कुछ और। तो हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से वो मैपिंग करती है, कोर्स मैपिंग, एपटेक के कोर्स को मैप करती है अपने कोर्स के साथ, और फिर वो उसके जो उनके करिकुलम बॉडी के हिसाब से जो अप्रूवल होता है वो देते हैं। अब इसमें ना फ़ायदा ये होता है कि जो कंपैरेटिव फ़ीस है, अगर बच्चा अगर 3 साल एपटेक में गुजार के उसके बाद अगर 1 साल या 1.5 साल जा कर के फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन के लिए किसी भी मुल्क में चला जाता है, यूके चला जाता है, यूएई चला जाता है, और वहाँ से तो उसका वो 2.5 से 3 साल का जो ख़र्चा है और जो उन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है, वो बच जाती है। सर देखिए, बात वही फीस पर आ गई ना, जो मैं आपसे कह रहा था, जिस तरह आप फरमा रहे हैं इकबाल साहब, तो नवेद साहब, हर पेरेंट ये सोच रहा होता है, हर बच्चा ये सोच रहा होता है कि अगर मुझे किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ना है तो मुझे बहुत पैसे चाहिए। हम कनाडा की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं। एक नॉर्मल बात है कि पाकिस्तानी तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए साल के चाहिए तो मैं बाहर जा सकता हूँ। और मैं कितने अपने दोस्तों को जानता हूँ, कितनी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिन्होंने ये पैसे दिए हैं। तो ये ऐसा ही है सर? नहीं सर, देखें अभी हम लोग, मैं करंटली एक पोर्टल पे भी काम कर रहा हूँ। उस पोर्टल के ऊपर ग्लोबल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि दुनिया में जितने स्कॉलरशिप हैं, मैं जैसे आपको बता रहा था, जितने मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, यूके को छोड़ के, यूएस में आपको पूरी फंडिंग मिलती है, कनाडा में आपको पूरी फंडिंग मिलती है। हमारे बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करके उसको देखना है कि हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको पाकिस्तानी बच्चों का बता सकता हूँ जो कि उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गए हैं, उनको पूरी फंडिंग मिली है, उन्होंने वहाँ से पढ़ा है, वहाँ पेरेंट्स को कोई 80-90 लाख या 10 मिलियन नहीं देना पड़ा। तो ये मेरी नज़र में ये थोड़ा सा फुकदान है हमारे अंदर के
हमें नॉलेज का थोड़ा सा फुकदान है कि हम उसका उस तरह रिसर्च नहीं कर पा ठीक रहे। है। मैं समझता हूँ आपने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ फॉल करती हैं, या आपने कहा कि पहले 100-200 में नहीं आती। जहाँ तक पहले 500 में एक दो आती हैं मेरी नॉलेज है तो पहले 500 में भी नहीं आती, एक दो आती हैं खैर, शायद कोई वो भी वेरी। हम एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का नाम लेते हैं, एक हम शायद लम्स लाहौर का नाम लेते हैं, एक IBA कराची का नाम लेते हैं, हो सकता है, बस ये 3 इदारों के नाम लेते हैं। हाँ नहीं वो तो हम लेते हैं ना, हम नहीं आते ये 3 किसी हद तक चले मान किसी हद तक जो है ना किसी फील्ड में चले आ जाते हैं। 25 करोड़ के मुल्क के अंदर सिर्फ 3 इदारे, सिर्फ 3 इदारे, और वो भी टॉप क्रीम उठाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो सवाल आप जो पहले डिस्कस कर रहे थे नवीद साहब के साथ भी कि जी क्या ये बच्चे जाना क्यों चाहते हैं, ज़रूरत क्या है जाने की, तो ज़रूरत ये है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी बट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से स्कूल एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं। लगा बंदा एक करिकुलम है जिसको आप चलाए जाते हो। अभी नवी साहब ने आपको एक जवाब दिया कि चूंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो है ना फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड काम पे फोकस करती है, ठीक है। एक्वायर्ड नॉलेज इस एंड उस नॉलेज की जो एप्लीकेशन है उस पे फोकस करती हैं। बच्चा वही सक्सेसफुल होता है जो अप्लाइड नॉलेज के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बल्कि अप्लाइड नॉलेज है वो एक आया। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर वो एपटेक का किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, तो वो उल्टे सीधे अपने वो बनाते हैं। तो चलें मौका मिला है तो बेसिकली एपटेक इज़ अप्लाइड टेक्नोलॉजीज़, तो वो हम स्किल प्रोवाइड करते हैं जो अप्लाइड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। तो वी नीड टू promote this type of curriculum और this type of culture in our universities, जहाँ पे बच्चा करके कुछ सीखे, ठीक है। इन्होंने ब्लूटूथ की बात की, मैं आपको कंप्यूटर की बात करूँ, ये सारे बच्चे जो हैं IT के बच्चे हैं, सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर किसने ईजाद किया? अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रिसर्च ग्रुप ने ईजाद किया। इसी तरह से जो जितनी बड़ी बड़ी इजाज़त आई हैं वो दुनिया की इन बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ से हुई हैं, उनकी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज से हुई हैं। मैं खुद अमेरिका में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, विज़िट भी करता हूँ। आपकी लाइब्रेरीज़ आप दुनिया में लाइब्रेरीज़ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, आप दुनिया में चले जाएँ 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद होती हैं सफाई के लिए, दैट्स इट। 23 घंटे खुली होती है, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती है सबके लिए, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी किला बना दिया। एक तो सिक्योरिटी स्टेट का ये भी बड़ा मसला है कि 10 जगह चेक कराएं, ये कराएं, वो कराएं, गाड़ी चेक होगी, बस एक बिला वजह का वो भी कोई चेक नहीं कर रहा होता, बस एक वो क्या बताऊँ, सिक्योरिटी के नाम पे बस एक सेरेमोनियल चीज़ होती है जो हो रही होती है, और दरवाजे हमने बंद किए हुए हैं नॉलेज के बुनियादी तौर पर। अच्छा, एक रिसर्च की बात हुई इकबाल साहब ने जो की, तो नवीद साहब मुझे ये फरमाएं कि आप भी जैसे आपने बताया कोहोटा के इलाके से आपका ताल्लुक़ है, और आपने बताया कि ज़मीन पे बैठ के आपने पढ़ा, और फिर दुनिया के कितने मुल्कों में सर आपने खिदमत की? आई यूज्ड टू मैनेज 90 कंट्रीज, तो 70 में मैं गया हुआ। ठीक, इतने मुल्कों के अंदर आप गए। तो ये जो हम स्वीडन में देखते हैं तो वहाँ की बेसिक एजुकेशन उनकी ज़बान में है, जर्मनी में उनकी ज़बान में है, फ्रांस में उनकी ज़बान में है, UK में उनकी ज़बान में, USA में उनकी ज़बान में, चाइना में उनकी ज़बान के अंदर है, जापान में उनकी ज़बान के अंदर है, साउथ कोरिया में उनकी ज़बान के अंदर है। हम जो बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं वो दूसरी ज़बान में दे रहे हैं, अंग्रेज़ी में दे रहे हैं। जी। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारा बच्चा जो है वो घर में उर्दू बोल रहा है या अपनी मादरी ज़बान बोल रहा है, और वो पढ़ रहा है इंग्लिश के अंदर जाके, वो जैसी भी इंग्लिश पढ़ रहा है, रट्टे भी वो इंग्लिश के अंदर लगा रहा है, तो वो क्या वो रिसर्च कर सकता है? वो देखिए, ये अब हमारा काम है एज अ कंट्री कि हम उनको, या यूनिवर्सिटीज़ का या स्कूल्स का, कि हम उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दें। अब चाइना के बारे में ये बात भी कही जाती है कि चाइना में इंग्लिश भी चाइनीज़ में पढ़ाते हैं, ये एक चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़ुबान एक सिर्फ मीडियम है जिसके ज़रिए आप बच्चे तक पहुँचते हैं। अब वो मीडियम उर्दू भी हो सकता है, वो पंजाबी भी हो सकता है, वो सिंधी सराइकी भी हो सकता है। जो सिस्टम हमने राइज किया हुआ है, तो क्या इसमें मुमकिन है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कोई रिसर्च वर्क कर सकें? मतलब ये तो कोई रिसर्च करना चाहेंगे तो पहले इनको कहा जाएगा जा बेटा जा इंग्लिश से किया पहले।
बाद में कोई ख्वाबों की और ख्यालों की और जी, चांद सितारों की बात करना। एक्चुअल में ये है कि देखिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ। ज़्यादा रिसर्च फंडिंग और वो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर हैं, वो ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में नहीं, या लेकिन यूरोप में। आप जापान की एक बहुत बड़ी मिसाल जी, ले जी, सकते हैं जी, कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो उसकी हालत हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़बान को नहीं छोड़ा। जी, जी। और वहाँ पे एक-एक चीज़ उनकी जो है कंप्यूटर से लेकर अपना जितने भी मोबाइल फ़ोन है, हर वो चीज़ उनके उनकी अपने- अपनी लैंग्वेज के अंदर है। जी, जी। तो इनके मैगज़ीन एवरीथिंग। जी, जी। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी तो पूरी ज़िंदगी बच्चों की ज़बान सीखने में निकल जाती है और रिसर्च क्या करेंगे? वही बात है कि जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, ज़ुबान एक मीडियम है। बेशक वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर सर ये ज़बान की बात नहीं है, ये फ़ैसला करने की बात है। जी, जी। मतलब जब हम फैसला करेंगे कि हमारी यानी मीडियम हमारा जो है वो उर्दू होना चाहिए और ये फैसला भी इंग्लिश में लिखा होगा। जब हम ऐलान करेंगे कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू होनी चाहिए और ये बात हम अंग्रेज़ी में कह रहे होंगे, तो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर मैं वही उसी बात से की तरफ वापस जाऊँगा कि बुनियादी चीज़ ये है कि हमें इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। अब वो अगर आप जापान की एग्जांपल दे रहे हैं तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने ज़ुबान नहीं यानी छोड़ी। ये कह लें कि वो टाइम अब निकल चुका है, वो टाइम हमारा निकल चुका है। अब तो यही है कि भाई अब अपनी अंग्रेज़ी अच्छी कर लो। बेसिकली देखिए, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बात ये है कि अगर जापान वाले जापानीज़ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जर्मन वाले जर्मन में पढ़ा रहे हैं और इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज, उन्होंने अपना वो करिकुलम डेवलप किया, ठीक है। दूसरी जो ये बात कर रहे थे नवीद साहब के जो हम ना फंडिंग लेने वाले मुल्क हैं, तो हमें तो जो देगा ना वो अपनी टर्म्स पे देगा, ठीक है। अगर मुझे फंडिंग अंग्रेज़ी में लेनी है तो फिर तो मुझे अंग्रेज़ी ही पढ़ना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं बस बात को? बात ये है कि ये बड़ी अगर अफसोस और मुझे- अलमिया की बात है कि आज़ाद होने के बाद भी हम आज़ाद बुनियादी तौर पे हैं नहीं। अभी यही भी बात सोच जो है ग़ुलाम है हमारी, यही बात। और इसी वजह से हम वो क्रिएटिव लोग पैदा नहीं कर पा रहे जो कि ख्वाब जो ज़बान बोलते हैं उस ज़बान में ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन उसी ज़बान के अंदर वो रिसर्च नहीं कर पाते, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। और फिर यही होता है कि हमें उन्हें अंग्रेज़ बनाना पड़ता है, अपने बच्चों को अंग्रेज़ बनाना पड़ता है कि भाई तुम अंग्रेज़ बन जाओ, फिर वहाँ जाओ उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उसी में जाके रिसर्च करो और वहीं जाके कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए हम वो फुल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे। बिल्कुल, ये एक कमज़ोरी है हमारी। खैर जी, ये तो मैं जज्बात में आके थोड़ा इस तरफ आ गया था, लेकिन जो हमारा असल सब्जेक्ट है वो यही है कि बच्चे, चले जी अब तो ये टाइम निकल गया बातें करने का कि हमारी ज़बान कौन सी होनी चाहिए, जागीरदाराना वडेराना निज़ाम जो वो कैसा होना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े फैसले जो करने चाहिए थे वो हम नहीं कर सके पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ से ही आगे बढ़ेंगे। तो उसमें बच्चे जो है क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, उसी पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें एपटेक लर्निंग में और बात हो रही है कि दुनिया में की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ कैसे आप तालीम हासिल कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इसको अगर आप फ़ॉरेन डिग्री हासिल करना चाहें, कंटिन्यू करना चाहें बाहर, तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एपटेक के स्टूडेंट मौजूद हैं, तो सवालात कुछ इससे रिलेटेड भी होंगे और उसके अलावा भी आप कोई सवाल कर सकते हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा है और मैं एपटेक से ही ADSC कर रही हूँ। तो मेरा सवाल जो है इकबाल सर से है कि अगर हम एपटेक से 3 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं और इसके ही रेफरेंस से हम बाहर जाके 1 साल मज़ीद हमें पढ़ना पड़ता है, तो उस 1 साल में हमें इतनी फ़ी पे करनी पड़ती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एपटेक की तरफ से कोई स्कॉलरशिप्स हों इस 1 साल? जी सर फरमाइए। फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो फ़ीस तो नेचुरली, अब जब हम एक्चुअली हमारा जो पाकिस्तानी करेंसी है अनफॉर्चुनेटली वो इतनी डीवैल्यू हुई है कि आप जो फ़ीस जो है ना एक ज़माने में $1000 थी, तो अब वो $3000 तक हो गई, ठीक है। और 3000 हम हर चीज़ को फिर डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेचुरली दुनिया में वो एक इन्वायरमेंट देती हैं, वो एक माहौल देती हैं, फिर वो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, ग्रूमिंग, सेल्फ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो नेचर उनकी फ़ीस ज़्यादा ही होती है और देनी पड़ेगी आपको, और वो देनी पड़ती है। बस ठीक है। यानी स्कॉलरशिप जो आप बोल रही हैं वो मुश्किल है? नहीं, देखें, स्कॉलरशिप्स हैं,
स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं है? स्कॉलरशिप्स हैं। अब जैसे मैंने बात की कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप्स हैं, वो स्कॉलरशिप्स देती हैं, एपटेक के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। स्कॉलरशिप देखिए हर जगह मौजूद होती है, ऐसा नहीं कि नहीं मौजूद। एक्सप्लोर करने की आप बात है। एक्सप्लोर करें और फर्स्ट ट्राई और स्कॉलरशिप, और जो आप पढ़ रही हैं उसके अंदर आप एक्सेल करें, अपने आप को टॉप लेवल पे लेकर आएँ, आप मेहनत करें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नवेद एजाज साहब, ये फरमाइए कि वीज़ा भी एक बड़ा मसला है। जी जी। क्योंकि लेकिन उसमें एक चीज़ है कि मेरी अपनी छोटी सी रिसर्च ये है कि दुनिया के तमाम मुल्क आपकी जो क्रीम है उसको कभी रिफ्यूज़ नहीं करते। अगर आपका किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो वो ये देखते हैं कि यार ये किसी काबिल होगा तो हुआ है ना इसका। और उनको मैंने देखा कि 100% वीज़ा मिल जाता है। क्या ऐसा ही है? देखिए, वीज़ा एक बेसिस पे नहीं होता, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप टॉप यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं तो अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखते हैं। मतलब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो ऑक्सफोर्ड में भी जा रहे हों लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको वीज़ा नहीं दिया जाता। तो एक जो क्रिटिकल एलिमेंट है वीज़े के दौरान वो फाइनेंशियल्स भी है। जैसे हमने आज काफ़ी इस टॉपिक पे बात की कि फ़ंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं, और हमने कहा कि फ़ंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक जो एस्पेक्ट वीज़े पे असर अंदाज होता है वो आपके करंट सिनेरियो, जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी की इकबाल साहब बात कर रहे थे, वो सारे मैटर्स, उसके अलावा जो आपकी सर्कमस्टांसेस हैं कंट्री के अंदर वो भी इम्पैक्ट करता है। स्कॉलरशिप में क्या सूरत हाल होती है? स्कॉलरशिप पे आपको वीज़ा दे देते हैं वो, क्योंकि उनको ऑलरेडी नज़र आ रहा होता है कि इनको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी से मिला है या इनको HEC से स्कॉलरशिप मिल रहा है या इनको किसी और फंडिंग बॉडी से मिला है, तो वो वीज़ा कंपैरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, तो वो वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अच्छा सर, अब ये फरमाएं कि हमें ये भी देखना है कि हम अपने नौजवानों को मशवरा ये दें कि दुनिया 5 साल बाद कहाँ हो, जी जी, दुनिया 10 साल बाद कहाँ हो। जी जी, तो ऐसा ना हो कि हम कहीं माजी में जी रहे हैं। जी जी। तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बड़ी कि जिसमें आप समझते हैं कि नौजवानों को ज़्यादा जाना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आज, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है जो फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर होती है। सो वो रिपोर्ट इतनी कम्प्रीहेंसिव होती है कि उसमें कंट्री वाइज उन्होंने स्पेसिफिकली कहा होता है कि पूरी दुनिया में अगले 5 सालों में कौन कौन सी रोल्स एग्जिस्ट करेंगे, दुनिया कहाँ मूव कर रही है, करिकुलम में क्या चेंजेस आएंगी, और फ्यूचर ऑफ वर्क कैसे इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के ऊपर। तो ये रिपोर्ट फ्रीली अवेलेबल होती है सब बच्चों के लिए। ये अगेन इसमें थोड़ा रिसर्च करने की बात है। वो एक 85 to 100 पेजेस की रिपोर्ट है, उसको ये जाके देखें, उसकी बेसिस पर डिसीजन करें कि हमने अपनी स्किल्स को कैसे, एक एजुकेशन तो हम ले रहे हैं बट बियॉन्ड एजुकेशन हम अपनी स्किल्स को कैसे इन्हांस करें। अच्छा, और फिर उसके बाद जब आप एजुकेशन ले लेते हैं, जी जी, तो देन व्हाट, द जॉब्स और बिजनेस? देखिए, ये अब वेरी करता है। अगर मैं बात करूं इसमें एक मुल्क की डायरेक्शन की बड़ी, कि वो मुल्क किस तरफ डायरेक्शन लेना चाह रहा है। अब कितने मुल्क हैं जो ज़्यादा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप हैं, कितने बच्चे हैं जो कंफर्टेबल होते हैं कि हमने एक सैलरीड ही जॉब करनी है। फिर यूनिवर्सिटीज़ की भी डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, क्या यूनिवर्सिटीज़ वो माहौल प्रोवाइड कर रही है? लेकिन उसमें सर ये भी है ना कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, जी जी, तो दुनिया का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो भी तो आपके सामने खड़ा हुआ होता है ना, वो पहले से मौजूद होता है कि आपको जॉब ऑफर्स कर रहा होता है, और ये बड़ी अच्छी बात होती है। इवन पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अभी आपने क्लियर नहीं किया होते, फाइनल ईयर में नहीं आए होते, लेकिन आपके पास जॉब ऑफर्स आ जाती हैं। तो अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में हैं, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, और दुनिया की टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर आपको जॉब की ऑफ़र दे रहा है, तो वो एक्सपोजर अवेल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और बल्कि अमेरिका जैसे मुल्कों में, कनाडा जैसे मुल्कों में, और इवन इंग्लैंड में भी क्या होता है कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स मिलते हैं। यूएस में आपको ऑप्शनल ट्रेनिंग मिलती है जो 3 इयर्स का वर्क परमिट होता है अगर आप स्टेम मेजर करते हैं। कनाडा में आपकी एजुकेशन ट्रांसलेट हो जाती है PR में और आप वहीं रह जाते हैं। तो वो आपकी बात कि वो मुल्क हमारे यहाँ से जो टॉप टैलेंट है वो उठाते हैं और फिर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं कि वो वहीं अकोमोडेट उनको करते हैं उन कंपनीज़ में। अच्छा, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे किसी के फाइनेंशियल हालात पाकिस्तान में बेहतर नहीं है, जी जी, लेकिन फिर भी वहाँ वो चला जाता है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब कैसे कर सकता है? देखिए, हर कंट्री के अंदर आपको बाय लॉ काम करने की इजाज़त होती है।
आपको यूएस में सिर्फ ये है थोड़ा सा कि आप कैंपस के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कैंपसेस भी बहुत बड़े हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपको ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिल जाती है जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक पाकिस्तानी हूँ, यहाँ से मैं स्कॉलरशिप लेके नहीं गया, लेकिन मुझे जीएशिप मिल गई, तो मुझे उस सेमेस्टर की फ़ी नहीं देनी और वो मुझे पर मंथ एक सैलरी भी देंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इसी तरह अगर मैं कनाडा की बात करूँ, वहाँ आप कैंपस के अलावा बाहर भी काम कर सकते हैं। अगर मैं यूके की बात करूं, अगर मैं यूरोप की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो ये सारे ममालिक आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो जहन में रखने वाली है, क्योंकि स्टडी के दौरान आपका ये पार्ट टाइम काम होता है, तो उस पार्ट टाइम से अगर आप ये सोचें कि मैं अपनी ट्यूशन फ़ी निकालूंगा, तो वो नहीं होता। आप कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल सकते हैं। अगेन आपको अब देखना है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आपको फंडिंग मिल सके। ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा जो बैकअप है वो आपकी होम कंट्री से, पेरेंट्स की तरफ से ही होता है उसमें, अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो। हाँ, अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो आपके पास कोई और सोर्स नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, ठीक है, जो पाकिस्तान में नौजवान बच्चे आपको देख रहे हैं, पहले इकबाल साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मेरी तरफ से बीइंग आईटी पर्सनल, और मैं जिस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि भाई स्किल्स पे फोकस करें। ठीक है, एक्वायर स्किल्स, डिग्री लें, लेकिन डिग्री कुछ सीख के लें, पढ़ के ना लें। सिर्फ किताबें पढ़ के, रट के, इम्तिहान दे कर के कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर में आप घूमते रहेंगे इधर उधर, दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। इससे बेहतर है कि ड्यूरिंग योर स्टडी, अब भले आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यू मस्ट गो फॉर सम स्किल्स। ठीक है, नवेद साहब फरमाइए। मैं दोबारा उसी तरफ जाऊंगा कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और हमें एज यूथ, एज अ स्टूडेंट, हमें उन पे रिसर्च करना है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर थोड़े इदारे हैं, जैसे USCFP है, ब्रिटिश काउंसिल है, हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम अपने जो काउंसलर्स हैं स्कूल्स के अंदर, या जो भी टीचर्स हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट आजकल हर एक के पास है, मोबाइल पे आपको एक्सेस है। आप उस एक्सेस से थ्रू उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और उनके लिए अप्लाई करें, क्वालिफाई करें। देखें, I'll be very honest with you कि वो अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। अनटिल अनलेस मैं अगर 10 दरवाज़ों पे जाके नॉक करूँगा तो एक दरवाज़ा शायद खुल जाए। अगर मैं अप्लाई नहीं करता, मैं ये सोच के बैठ गया हूँ कि ये तो बहुत महंगा है और ये नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। तो ये आपकी ज़िंदगी बनाने वाली गुफ्तगू है जो हमने पेश की है। एक दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा हमारे जो आज कंसल्टेंट हैं, आज के प्रोग्राम को आप देखें, इनके अल्फाजों के अंदर आपको अपनी ज़िंदगी, आपका मुस्तकबिल मिलेगा। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।